आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर एंजाइम्स में से चैप्टर नंबर 6 में से आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो इस यूनिट में बेसिकली हम पढ़ेंगे एंजाइम की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है एंजाइम, किस तरह से काम करता है, मैकेनिज़्म और जो दो थ्योरीज दी गई ही हैं और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से। Life is another name of activity. Therefore, thousands of chemical reactions take place in the body of an organism. कहा गया है कि लाइफ ज़िंदगी एक दूसरा नाम है एक्टिविटी का, एक काम का, एक्टिविटी का, कोई किसी हरकत का, किसी मोशन का। Therefore, क्योंकि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे हज़ारों किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो खाना खा रहे हो, आप अपनी ह्यूमंस की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना जाकर ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हो उसमें डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें लिपिड्स पाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिन सबको डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में इन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो रहा है। इट्स अ रिएक्शन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेकेंड में पता नहीं कितने रिएक्शंस हो रहे हैं। तो लाइफ इज़ अ नेम ऑफ एक्टिविटी, इस हिसाब से जो है कहा गया है कि लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी। दीज रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है या क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म का। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब है कोई भी केमिकल एक्टिविटी, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारी लिविंग बॉडी में हो रहे होते हैं। कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं केमिकल एक्टिविटी जो कि बॉडी में हो रही हो, उन सब रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और उस फिनोमेना को कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिएक्शंस या फिर कोई भी केमिकल एक्टिविटी जो कि हो रही हो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब सारे रिएक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन दो किस्म के रिएक्शंस बेसिकली होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का चीज़ का मतलब ही यही है वर्ड का, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव यानी कोई चीज़ के ब्रेक डाउन होना, टूटना, तबाह होना, बस डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है। और इसी तरह से मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कोई एक छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक जो है हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। और डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? जहाँ पर हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड कंस्ट्रक्टिव जिसमें एक छोटे मॉलिक्यूल असेंबल होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इनको हमने फर्दर नाम दिया हुआ है। इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी। ठीक है, वही बात जो मैंने कही कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी, सेल में, ठीक है, सेल बनाने के लिए यानी कि और हमारी बॉडी की कंपोजिशन के लिए, ठीक है। These reactions are called anabolic reactions and this type of metabolism is called anabolism. इन reactions को हम anabolic reactions कहते हैं। वो reactions जिन reactions में क्या हो रहा हो, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा हो, और इस किस्म के मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। दूसरी तरफ देखें, ऑन द कॉन्ट्रारी, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस का मतलब क्या है? जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट रहे हो छोटे मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही हो। क्योंकि आप देखेंगे जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है
तो उसको एनर्जी चाहिए होती है बनने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो छोटे छोटे कंपाउंड्स तो हमें देगा, लेकिन उसके साथ एनर्जी भी देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारे के पास C6H12O6। जब ये बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो CO2 और H2O देगा, ठीक है। CO2 और H2O देगा, लेकिन उसके साथ एनर्जी भी देगा, ठीक है। एनर्जी भी प्लस में हमें मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे तब उन्होंने भी हमारे पास CO2 और H2O सिर्फ नहीं बल्कि हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट थी ग्लूकोज बनाने के लिए, तब ही जाकर हमारे पास ग्लूकोज बना था, ठीक है। ग्लूकोज का जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है। तो ग्लूकोज इस तरह से बना था। तो जब ग्लूकोज टूटेगा, समझे ये रिवर्स हो रहा है रिएक्शन, तो जब ग्लूकोज टूटेगा तब भी यही सेम चीज़ होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें मिलेगी, वाटर मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। और हर जो है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, large molecules in small molecules to produce energy or to reutilize further or discard called catabolic reactions। तो ये एनर्जी हमें मिलती है जिसको हम फिर से यूज़ भी कर सकते हैं फर्दर, और इस रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और इस किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रही हो, डिस्ट्रॉय हो रहे हो। क्लियर? The chemical reaction requires particular conditions to carry down at proper rate. Chemical temperature and pressure, the conditions of temperature and pressure inside body are especially temperature and pressure, the conditions of temperature and pressure inside cell or organism are generally found not suitable for chemical reactions. Inside human body, normal temperature remain 37 degrees Celsius and pressure is 120 to 80 mm of Hg, ठीक है। अब कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन जो कि खास जो है, जो भी हमारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, उनकी ख़ास कंडीशंस होती हैं जिन पर वो काम करते हैं, ठीक है। तो उनको करने के लिए ख़ास कंडीशंस होंगी, ख़ास टेम्परेचर होगा और एक ख़ास हमारे पास प्रेशर होगा जिस पर वो ये काम करेंगी। ऑब्वियसली आप देखें हमारी बॉडी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है और एक ख़ास प्रेशर पर जो है सही से काम करती है। अगर हम अपनी बात ले लें तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हम उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हम जैसे रेगिस्तानों में या बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख लें तो बहुत जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर भी हम सर्वाइव नहीं कर पाते। रीज़न क्या है कि हमारी जो कंपोजिशन है, जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो सेंसिटिव है टू टेम्परेचर, टू प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा और बहुत कम। इन दोनों एक्सट्रीम जो है लेवल्स पर हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो उसके पीछे हमारी जो कंपोजिशन है उसका ही अमल दखल है। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन भी जो हो रहे होते हैं तो वो भी तो मॉलिक्यूल्स के हो रहे होते हैं, तो उनको भी एक बेसिक टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए जिस पर वो काम कर सकें इनसाइड सेल और ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सेल के अंदर हो रहा हो या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो। तो उसके लिए एक बेसिकली हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। आर जनरली फाउंड नॉट सुटेबल फॉर केमिकल रिएक्शन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल टेम्परेचर रिमेन 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास नॉर्मल कह लें या फिर सबसे अच्छा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं वो ईजीली हो सकते हैं। और जो प्रेशर होता है वो 120 to 80 mmHg जो है प्रेशर का यूनिट है, जो कि 120 to 80 जो है वो नॉर्मल होता है। उससे कम या ज़्यादा अगर होगा तो प्रॉब्लम होगी। These conditions of temperature and pressure are not enough to perform any chemical reaction. Now question arise here, how biochemical or metabolic reactions can occur without altering these conditions। अब कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की वो आर नॉट इनफ टू परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये हर केमिकल रिएक्शन को करने के लिए नहीं है, यानी कि हर केमिकल रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पर और 120 to 80 mmHg पर नहीं हो सकता।
सबकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कैसे इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कर सकते हैं बग़ैर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को चेंज किए बगैर। तो अब हमारे पास जो है एंजाइम्स की आएगा इंट्रोडक्शन कि अब हमारे पास जो है नाउ बॉडीज रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स। ठीक है, अब हमें कुछ फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत है जो कि इन रिएक्शंस को करवाएं। दीज फैसिलिटेटर्स हेल्प्स टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शंस एट लो एनर्जी। तो बेसिकली ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं ये इस बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाते हैं लो एनर्जी पर, यानी कम एनर्जी में, यानी जितना हमारे पास टेम्परेचर है, जितना हमारे पास प्रेशर है, उसमें ही हमारे पास सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। From our discussion, it is clear now that each reaction requires some amount of minimum energy to initiate a reaction. अब हमें जो भी हमने डिस्कशन की इससे हमें ये पता चला कि कम से कम हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि हम एक रिएक्शन को करवा सकें। ठीक है, और वो जो एनर्जी होती है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली हमें कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती है जिस एनर्जी की। इफ़ दिस अमाउंट इज़ हाई द डिफ़िकल्ट विल बी द रिएक्शन और वाइस वर्सा। अगर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सट्रीम जो है वो सही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो भी कोई भी मॉलिक्यूल सही से काम नहीं कर पाएगा। द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर एनर्जी ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यही जो मैंने बात की कि जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ 2 ATP। लेकिन रिलीज़ तो होगा, लेकिन उसको तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होगी जो कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स होंगे। अब डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ऑर्गेनिज्म के पास जो है ख़ुद नहीं आ सकती। तो हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ इस तरह से फैसिलिटेटर्स चाहिए जो कि इस एनर्जी को रिड्यूस कर सकें। तो बेसिकली हम ऐसे ही ख़ुद इस बॉडी को इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। So these facilitators are special molecules made up of mostly protein called enzymes। तो ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को करवाते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इनको एंजाइम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मतलब होता है इनसाइड, और जाइन का मतलब होता है यीस्ट, क्योंकि ये यीस्ट के अंदर पाए गए थे। इस वजह से पहली दफ़ा जो इनको देखा गया था, तो यीस्ट जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म है। तो यीस्ट जो है क्या है? यूनिसेल्युलर। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म है यीस्ट, जिसके अंदर पाया गया था, इसलिए इसका नाम एंजाइम पड़ गया। The name, which was coined due to observation when yeast was introduced in fruit sap, which converted it into alcohol। तो बेसिकली ये नाम इस तरह से इस पर पड़ा कि क्योंकि जब हमने ऑब्जर्वेशन की यीस्ट की तो हमने देखा कि यीस्ट जब हमने डाला फ्रूट सैप में तो वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। जब हमने फ्रूट में यीस्ट को डाला तो वो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। नाउ द एंजाइम आर डिफाइंड एज द बायोकैटलिस्ट विच फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स जो हैं उनको हम डिफाइन करते हैं कि वो बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट वो जो कि बायो का मतलब होता है लाइफ, और कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाता है। यानी लाइफ प्रोसेस में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको जो स्पीड अप करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है केमिकल रिएक्शन को, उसको हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम वो बायोकैटलिस्ट है जो कि फैसिलिटेट करता है केमिकल रिएक्शन को, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कर। This action of enzyme allows biological reaction to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organisms। तो एंजाइम जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो जल्दी हो सके, प्रोसीड रैपिडली जल्दी से हो सके, और कम टेम्परेचर पर और कम प्रेशर पर हो सके, ताकि हमारी बॉडी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस टेम्परेचर प्रेशर को बर्दाश्त कर सके
उसमें ही जो है हमारे सारे रिएक्शंस होते हैं। कि अगर एंजाइम्स ना होते तो क्या होता कि हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती, और बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी जो है उसको उस टेम्परेचर को, उस प्रेशर को बर्दाश्त न कर पाती। इस वजह से एंजाइम क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। हमारी बॉडी फिर कम टेम्परेचर और कम प्रेशर में ईजीली सारे रिएक्शंस कर लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जो है हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।